वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें यहाँ। दोस्तों, प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर हैज द इंडियन रेलवेज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। भारतीय रेलवे के द्वारा भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल कहां बनाने का घोषणा किया गया है? और ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है। तो ये घोषणा हुआ है जम्मू कश्मीर में बनाने का भारतीय रेलवे के द्वारा भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। भारत का पहला, ये वही बात हो गया, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये बन रहा है भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। अंजी नदी पर यह बन रहा है। इस पुल को अंजी खड़ पुल के नाम से भी जाना जाएगा। जब बन जाएगा ये पुल तो इसे अंजी खड़ पुल के नाम से जाना जाएगा, जो कटरा और रियासी को जोड़ेगा। चलिए, भारतीय रेलवे के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो भी इंक्लूडेड है। भारत के सबसे पहले रेल मंत्री श्री नहीं जॉन मथाई थे और वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक ये भी है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन है, अर्थात चेयरमैन और CEO कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं। ये सभी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से हाल फिलहाल के इसी तरह के प्रश्न पर आधारित ही कुछ करंट अफेयर से अपडेट मैं कराऊंगा आपको ऑप्शन के थ्रू। ध्यान से देखिए, हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है? तो राज्य के सभी योग्य जनसंख्या को 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही है, जो अपने पूरी जनसंख्या का योग्य जो भी जनसंख्या है जिसे कोविड-19 का टीका लग सकता है, उसका 100% टीकाकरण करने वाला ये पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। तो ये तो हो गया, हम लोग बात किए कि पहला राज्य कौन है जो 100% जनसंख्या का टीकाकरण कर दिया है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। अगर बात करें 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर, तो वो कौन है? तो वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ऐसा शहर है जो 100% कोविड-19 टीकाकरण को पूरा कर लिया है और राज्य में है हिमाचल प्रदेश। शहर में हो गया भुवनेश्वर। और गांव की बात करें तो 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला गांव कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर में एक गांव है, उसका नाम है वेयान। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, वेयान। ये गांव है, भारत का पहला ऐसा गांव है जहां 100% कोविड-19 टीकाकरण कर लिया गया है। तो ये सभी फैक्ट्स फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, काफी इंपोर्टेंट है। 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर ये है भुवनेश्वर, और 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर में वेयान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से इसको रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैं तो कहूंगा। चलिए, गोवा की न्यूज में है। तो हाल ही में कौन सा राज्य 100% खुले में शौच से मुक्त अर्थात ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त और हर घर बिजली पहुंचाने वाला और हर घर नल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये गोवा ही बन गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई, ये है वहां के राज्यपाल, याद रखिएगा। दिल्ली न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में एक दो दिन पहले की ये न्यूज है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाला कौन पहला राज्य बन गया है? जो शस्त्र लोग रखते हैं, बंदूक, रिवॉल्वर जो भी है, तो उसका लाइसेंस सरकार के द्वारा जारी करना होता है, लाइसेंसी हथियार जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। तो उसका पहले जो लाइसेंस मिलता था वो बुक के तौर पर मिलता था उसका लाइसेंस, अब लेकिन उसको डिजिटल कर दिया गया है स्मार्ट कार्ड में। तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य ये दिल्ली ही बन गया है। दिल्ली
के मुख्यमंत्री अभी कौन है? अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अभी उपराज्यपाल कौन है? चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं और पूर्ण राज्य का दर्जा जिस राज्य को प्राप्त है वहां पे राज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? तो अनिल बैजल है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, राकेश अस्थाना है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक दबा दीजिए, अपना कुछ सेकंड्स लास्ट में देकर इसे शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निश्चित मिले। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना तो जरूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 48वें खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है खजुराहो। मध्य प्रदेश के एक जिला है छतरपुर जिला है। उस जिला में खजुराहो जगह है, जो कि आप लोग ये सुनते ही हैं, जानते ही हैं लगभग। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया है, अर्थात खजुराहो डांस फेस्टिवल। इसका आयोजन खजुराहो में किया गया है, 48वां संस्करण है। और इसमें देश विदेश के जाने माने कलाकार, आर्टिस्ट भाग लेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के स्थानीय संस्कृति, कला, भोजन, विरासत गांव आदि का भी प्रदर्शन इसमें किया जाता है। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। चलिए, ये सब तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन पोखरण क्यों न्यूज में रहा है? क्योंकि ये वेन्यू से संबंधित है और फेस्टिवल से, तो प्रश्न भी आपको उसी तरह के मिलेंगे, ऑप्शन इसमें उसी तरह के मिलेंगे। खजुराहो हो गया। ये पोखरण में हाल ही में मरु उत्सव मनाया गया है। मरु 1-2 रोज पहले की तो न्यूज है ये। मरु उत्सव, हिंदी में ही लिख देता हूँ उसको, मरु इंग्लिश में भी लीजिए, उत्सव। ये कहाँ मनाया गया है? तो ये राजस्थान के पोखरण में 4 दिवसीय मरु उत्सव मनाया गया है। और इस मरु उत्सव को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव। इस नाम से भी अगर आए तो वो भी इसी को समझिएगा, पोखरण में ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, और ये पोखरण राजस्थान में मनाया जाता है, तो राजस्थान का ये है पोखरण में ही 1998 में, आपको याद होगा ये भी न्यूज, परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के समय में पोखरण परमाणु परीक्षण भी हुआ था। वही पोखरण, वहीं पे ये मरु उत्सव, या जिसे एक और नाम जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव भी कहा जाता है, ये मनाया गया है, याद रखेंगे। चलिए श्रीनगर के बारे में जानते हैं। श्रीनगर की न्यूज में है, यहाँ पे हाल ही में एप्पल फेस्टिवल मनाया गया है। एप्पल फेस्टिवल ये मनाया गया है कहाँ पे? श्रीनगर में। एप्पल फेस्टिवल अर्थात सेव उत्सव, ये श्रीनगर में क्यों मनाया जाता है? तो इसके कुछ कारण है, क्योंकि देखिए प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर के से लगभग 2 डाटा में बताता हूँ, 2.2 मिलियन मैट्रिक टन सेव का उत्पादन होता है, जो पूरे अपने राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 87% है। तो समझ सकते हैं वहाँ पे सेव की उत्पादन कितनी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये वहाँ पे सेव की और विकास और उसका उत्पादन और मार्केटिंग, इसको बढ़ावा देने के लिए सेव उत्सव मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष इसे मनाया भी जाता है। तो बस इतना याद रखें, एप्पल फेस्टिवल अर्थात सेव उत्सव का मनाया गया है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जो विंटर सीजन में, समर सीजन में होता है। चलिए नेक्स्ट है, मुंबई की न्यूज में रहा है। तो हाल ही में भारत का पहला वाटर टैक्सी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मुंबई में ही किया गया है। चलिए, ये सब रहे दूसरे प्रश्न से, आपको फैक्ट्स ऑप्शन से भी जानकारी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है, अर्थात इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को भाषाविद सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें थीम, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अर्थात इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का थीम क्या है, विषय क्या है 2022 में? तो इसका तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेज है तो थीम इसका इंग्लिश में ही होता है, फिर भी हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिए हैं, देखिए, लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश में जरूर इसको। बहुभाषा सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर, ये हिंदी में है। इंग्लिश में उसी थीम को देखिए, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल
चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये जरूर याद रखिएगा। मोस्टली ये इंग्लिश में ही आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये डेज है और ये प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के पहल पर मनाया जाता है। तो यूनेस्को के बारे में देख लीजिए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बीच में है और इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ है। इसका फर्स्ट सेशन बैठक हुआ था 4 नवंबर 1946 को। इस दोनों को देने का मेरा मकसद यही है कि कभी कभी ऑप्शन में ये ना देकर ये दे देता है या ये ना देकर ये दे देता है, तो दोनों ध्यान में रखेंगे। दोनों में से कोई ऑप्शंस में आए तो आप टिक कर दें आंसर को। हेडक्वार्टर फ्रांस के राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का। डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव कौन है, तो ऑड्रे अजौले है। चलिए ये सब रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन से अब हम लोग देखते हैं 13 फरवरी को क्यों न्यूज में है, क्या मनाया जाता है। 13 फरवरी को हाल ही में विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो दिवस और एक और दिवस है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये दोनों दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को इस दिन हाल ही में, और विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या था दोस्तों, तो वो था रेडियो एंड ट्रस्ट। ये उसका थीम था विश्व रेडियो वर्ल्ड रेडियो दिवस का डेज का 13 फरवरी को मनाया गया है। 14 फरवरी को क्या मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस अर्थात इंटरनेशनल इपिलेप्सी, इंग्लिश में इसको भी देख लीजिए, इपिलेप्सी डे। ये कब मनाया गया है, तो ये 14 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या इंटरनेशनल इपिलेप्सी डे 14 फरवरी। 10 फरवरी को क्या मनाया गया, तो इस दिन हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस, इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल पल्सेज डे कहेंगे। ये पल्सेज डे ये मनाया गया है 10 फरवरी को। तो ये सब याद रखेंगे। तीसरे प्रश्न से भी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे ये सभी डाटा, ये फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी के द्वारा किनकी अध्यक्षता में निवेश नीति सलाहकार समिति का गठन किया गया है, अर्थात इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी का स्थापना हुआ है। किनकी अध्यक्षता में, तो ये हुआ है NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में। ऐसे प्रश्न बिल्कुल आजकल पूछे जा रहे हैं। किनकी अध्यक्षता में इस समिति, इस गठन हुआ है कमेटी का, ये सब ऐसे प्रश्न आजकल निश्चित अच्छे भाव में बन रहे हैं। चलिए तो ये बना है निवेश नीति सलाहकार समिति NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में। NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में ये बनाई गई वैकल्पिक निवेश कोष उद्योग के विकास को प्रभावित करने वाली एक मुद्दों को पूंजी बाजार नियामक को सलाह देगी। सेबी की अध्यक्षता में ये हुआ है और तो इसके बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई है। चेयरपर्सन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट अजय त्यागी हैं। चलिए ये तो रहे इस कमेटी समिति के अध्यक्षता नारायण मूर्ति कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ऑप्शन, आपको यहाँ से बहुत कुछ हाल फिलहाल के नई नियुक्तियों के बारे में बताएगा। ध्यान से देखिए। दिनेश प्रसाद सकलानी ये न्यूज में क्यों है, इनको हाल ही में NCERT के निदेशक अर्थात डायरेक्टर बनाया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी को। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका स्थापना NCERT का 1961 में हुआ है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर हो गए दिनेश प्रसाद सकलानी। M जगदेश कुमार ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो हाल ही में UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में इसको कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो ये M जगदेश कुमार को ही बनाया गया है। नेक्स्ट है गीता मित्तल, इनको क्या बनाया गया है, तो TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, गीता मित्तल को। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर के पूर्व महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, उन्हीं को ये बनाया गया है। चलिए तो चौथे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेंगे, परीक्षा उपयोगी हैं सभी। हाल ही में जारी पुस्तक और नेशन टू प्रोटेक्ट किनके द्वारा लिखा गया है, और नेशन टू प्रोटेक्ट किनके द्वारा, तो ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली में ये जो पुस्तक है और नेशन टू प्रोटेक्ट लिखा तो गया है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। ये पिछले 2 वर्षों में जो देश विदेशों में, खासकर अपने देश की बात करें तो कोविड-19 महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, समस्या से ग्रसित है देश, तो इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या रही है, कैसे इसको संभाला गया, क्या प्रयास किया गया, क्या सफलताएं, क्या चुनौतियां रहीं, उसी पर प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक में। नाम है और नेशन टू प्रोटेक्ट, लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। चलिए ये तो रहा इस प्रश्न का। ये कुछ ऑप्शन से हम लोग देखते हैं हाल फिलहाल के बुक्स के बारे में, किताब के बारे में। चलिए बिल गेट्स ने हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, 1-2 रोज पहले की न्यूज है ये, क्या नाम है उसका, तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट
इसको मैं लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए अच्छा से आपको। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये पुस्तक किन्होंने लिखा है? तो ये लिखा है बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, बिल एंड मेलिंडा गेट के सह संस्थापक और जाने माने सॉफ्टवेयर डेवलपर और अमेरिकी बिजनेसमैन है बिल गेट्स, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक। चलिए, नवदीप सिंह गिल, ये इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। इसमें नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 रहा हुआ अभी हाल ही में जापान के टोक्यो में, उसमें भारत के तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं। ले लिए नेक्स्ट है किरण बेदी, ये इन्होंने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है उसका? तो फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, ये पुस्तक इसने लिखा है किरण बेदी। किरण बेदी पुडुचेरी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं और ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं, ये भी याद रखेंगे, आपको याद होगा भी उम्मीद करता हूँ। तो ये फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सभी कुछ परीक्षा उपयोगी लगे हैं और पसंद आए होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए। लास्ट में इस क्लास को शेयर अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में, और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके पास जरूर शेयर कर दें। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तभी सब्सक्राइब भी कर लें, अन्य दोस्तों को सजेस्ट भी करें और आप हमारी सहायता करें। आप लोग से इतनी अपेक्षा मैं जरूर करता हूँ, इतनी मेहनत के बाद इतना तो अपेक्षा किया ही जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदन पांडे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये राजनीति क्षेत्र से है। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के जाने माने नेता और मंत्री रह चुके हैं सदन पांडे, इनका निधन हो गया है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, गवर्नर राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा शहर सर्वाधिक करोड़पति परिवारों की संख्या के साथ पहले स्थान पर है? तो ये है मुंबई। मुंबई में 20,300 करोड़पति लोग हैं, परिवार है की संख्या के साथ ये पहले स्थान पर, और 17,400 करोड़पति परिवारों की संख्या के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली, और 10,500 करोड़पति परिवारों की संख्या के साथ कोलकाता तीसरे स्थान पर है। तो ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। एक और पॉइंट है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। देखिए, ये महामारी के बीच भी इतने करोड़पति बढ़े हुए हैं, तो ये काफी अच्छी संकेत है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सभी फैक्ट्स थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बलों को वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा किसके साथ समझौता किया है? तो असम राइफल के साथ। और असम राइफल का स्थापना 1835 में, हेडक्वार्टर मेघालय की राजधानी शिलोंग में, डायरेक्टर जनरल प्रदीप चंद्र नायर हैं। चलिए देखते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 20 जुलाई 1908 में, हेडक्वार्टर बड़ोदरा में, चेयरमैन हसमुख अधिया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? ये है हील बाय इंडिया, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, HEAL, हेल बाय इंडिया। ये पहल शुरू किया गया है शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, शैक्षणिक संस्थानों को उस योग्य बनाया जाएगा जिसमें बच्चे जो पढ़ें या विदेश से भी बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हों, और इसमें जो भी बच्चे पढ़ें उनको अपनी अच्छी पहचान मिले और दूसरे जगह प्लेसमेंट भी मिले, दूसरे विदेशों में भी प्लेसमेंट मिले। इसी सब को ध्यान में रखते हुए इस पहल को शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। बाकी मैं अपने शब्दों में इसको यहाँ लिखा हूँ, आप इसको जरूर पढ़ें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाए हैं, अपना रेजिंग डे मनाया है? तो ये 20 फरवरी को मनाया गया है। दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मिजोरम क्षेत्र राज्य जिसे कहेंगे, और अरुणाचल प्रदेश प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को ये अपने स्थापना दिवस मनाते हैं। दोनों राज्यों के बारे में देख लेते हैं। मिजोरम राज्य का स्थापना 21 जनवरी 1972 में यूनियन टेरिटरी के रूप में किया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 20 फरवरी 1987 को मिला। और मिजोरम की राजधानी ऐजोल है और मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 20 फरवरी 1987 को ही, राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, गवर्नर BD मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 सत्र, ये
ओलंपिक गेम नहीं, उसका जो समिति होगा, उसका सत्र का बैठक होगा, उस बैठक का मेजबानी किस शहर को मिला है, किस देश को मिला है? तो अपने देश को मिला है। और वो भी कहाँ? तो भारत के महाराष्ट्र के मुंबई में इसका बैठक होगा, सत्र का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 सत्र का। आईओसी के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना 23 जून 1894 को, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजन में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक हैं। ये सब फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता गांधीवादी नेता का निधन हुआ है। नाम क्या है इनका? शकुंतला चौधरी। 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको भारत सरकार के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एक है वयोश्रेष्ठ सम्मान और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया पुरस्कार जीता है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने यह पुरस्कार जीता है। एसोचैम के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसे सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया से सम्मानित किया गया है। एसोचैम का ये पुरस्कार है, तो देखिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1920 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है जो कि मैं लास्ट में दिया हूँ। कुछ लोग अगर क्लास छोड़कर ऊपर ही चले गए हो तो इससे देखिए आपको पछताना पड़ेगा, काफी इंपोर्टेंट। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 का घोषणा किया गया है और इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। क्या कौन सा इसमें बहुत पुरस्कार होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो मैं यहाँ पे आपको सूची दे रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष, इनके फिल्म स्टेट ऑफ द सीज टेम्पल अटैक के लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा को मिला है, पुष्पा द राइज ये फिल्म का नाम है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पाउली को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को, इनका फिल्म हाल ही में आया है 83 इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री प्रीति सेनन, इनका फिल्म है मी इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सरदार सलम सिंह को, ये फिल्म है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अभिनेत्री जिसको, तो कियारा आडवाणी को। पीपल चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड अभिमन्यु दसानी को। पीपल चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड राधिका मदन को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में विशाल मिश्रा को और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला में कनिका कपूर को। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा उसमें आपको मिलेगा ही। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? तो ये 20 फरवरी को मनाया गया है और इसका थीम क्या रहा था? विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम था, विषय था 2022 में अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये इसका थीम रहा है। और ये 2008 में इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाने का फैसला लिया गया था और फाइनली 2009 में पहली बार विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया भी गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको मान्यता दिया, तो देखिए इसके बारे में ILO शॉर्ट में कहते हैं, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। डायरेक्टर जनरल इसके गाई राइडर हैं। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च संत रविदास स्वरोजगार योजना। संत रविदास स्वरोजगार योजना कौन सा राज्य लॉन्च करने का घोषणा किया है? इसका जवाब कल के क्लास में मैंने दिया था आपको, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा और इसका जवाब कमेंट में अवश्य करेंगे। नहीं याद हो तो गूगल सर्च करें या पिछली क्लास पुनः देखें और जवाब जरूर कमेंट में दें। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। तो लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन के इस सेशन को शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। अपने जो भी अदर एजुकेशनल ग्रुप हैं, दोस्त हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर इसको पहुंचाएं। हाँ, उन्हीं लोगों के पास पहुंचाएं, अदर ग्रुप्स में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर दें, इतनी अपेक्षा हम आपसे करते हैं। आपका कोई सुझाव है, कुछ क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं तो जरूर कमेंट में हमें बताएं, उसको पर हम अमल करके उस पर काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।